रातू रोड फ्लाईओवर की, जिसके उद्घाटन से पहले ही नामकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की, जिसका बीजेपी ने विरोध कर दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुजी का नाम मचा सियासी घमासान। रातू रोड फ्लाईओवर के नाम पर संग्राम क्यों? उद्घाटन से पहले नामकरण को लेकर विवाद। रातू रोड फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन भले ही 19 जून को होने वाला है, लेकिन नामकरण के मुद्दे को लेकर सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। जेएमएम का कहना है कि उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता की ये मांग है। गुरुजी ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, वो राज्य के सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं, इसलिए निश्चित रूप से रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण गुरुजी के नाम पर होना चाहिए। तमाम झारखंडियों के लिए गर्व की बात होगी अगर रातू रोड फ्लाईओवर का नाम गुरुजी के नाम पर, वीर शिबू सोरेन के नाम पर। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस मांग का विरोध करेगा। बड़े नेता के रूप में और अलग राज्य करने में उनकी भूमिका बेहद सर्वोपरि रही है। राज्य के गांधी के रूप में वो जाने जाते हैं, तो ऐसे में अगर उनके नाम पे फ्लाईओवर का नामांकन हो तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक सम्मान की बात होगी। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया और कहा कि नामकरण वैसे व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जिसका जीवन बेदाग हो, ऐसे महापुरुष के नाम पर हो जिनकी जीवनी एक शानदार मिसाल बनकर युवाओं के सामने आए। ऐसे व्यक्तियों के नाम पर करने से परहेज करना चाहिए जिनका घपला घोटाला का इतिहास है। निर्विवाद छवि के किसी महापुरुष का नाम पर करें, हम भी साथ निभाएंगे। दरअसल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम 2022 में शुरू हुआ था। इसका काम मार्च 2024 में पूरा हो जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हुई। हालांकि 19 जून को इस कॉरिडोर को आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो उद्घाटन से पहले फ्लाईओवर के नामकरण का मुद्दा गहराने लगा है। अब ये वक्त बताएगा कि किसकी मांग पूरी होती है और किसकी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने इस मांग के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन के योगदान को नकारना झारखंड की जनता का अपमान होगा, तो वहीं बीजेपी भी अपनी बात को मुखरता के साथ रख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर फिर से करारा वार किया। 2008 के धमाके के बाद भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करने का आरोप लगा दिया और तो और वोट बैंक की राजनीति का गंभीर इल्जाम लगाया है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पर भड़के निशिकांत दुबे। 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 175 लोग मरे, 350 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद भी भारत ने अटैक नहीं किया क्योंकि 2009 का इलेक्शन होने वाला था। दुनिया के दबाव में झुकी कांग्रेस। इसके बाद भारत ने पूरे दुनिया के प्रेशर्स पे आके जनवरी के महीने में जरदारी से बात किया मनमोहन सिंह जी ने। वोट बैंक की राजनीति का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने विश्व के देशों को पाकिस्तान की हकीकत बताने और भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए डेलीगेशन भेजा था। इसमें अरब देशों में गए डेलीगेशन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों को लेकर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर करारा वार किया। पहली बार हुआ कि शिमला समझौता के बाद, आप समझिए कि हमारी लाशें पड़ी हुई थी, लाश की आग ठंडी नहीं हुई थी। 2009 में जुलाई में अमेरिका और सऊदी अरब और सारे मुस्लिम कंट्री के प्रेशर में जाके शर्म शेख में भारत ने समझौता किया और मनमोहन सिंह जी ने पहली बार माना कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए
कांग्रेस पर आतंकवाद के साथ पाकिस्तान परस्ती का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया और साफ साफ कहा कि कांग्रेस को इतिहास सीखने की जरूरत है, इतिहास बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया के दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आतंकवाद को समर्थन दिया, पाकिस्तान को समर्थन दिया, और उसके बाद 2011 में सरमल शेख के इस बयान के बाद 2011 में मुंबई में पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट किया, जिसमें फिर से 26 लोग मरे और लगभग 300 लोग घायल हुए। तो यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को इतिहास सीखने की आवश्यकता है, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी के सबसे मुखर सांसद में से एक निशिकांत दुबे जब विरोधियों पर प्रहार करते हैं तो पूरे सबूत के साथ इस बार उनके निशाने पर आया है कांग्रेस का नेतृत्व। माना जा रहा है कि निशिकांत के आरोप के बाद कांग्रेस की ओर से भी पलटवार होगा, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में जरूर सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। रांची के कटहल मोड़ में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने का ये मामला है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की कार्रवाई हुई इस पर और देखिए आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी से सड़क पर परेड भी कराई है। पुलिस ने सड़क पर परेड भी करा दी। दरअसल 9 जून को रांची के दलादली ओपी क्षेत्र के कटहल मोड़ में ट्रैफिक जवानों को उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान ट्रैफिक जवानों से ऑटो चालक उलझ गए। इस दौरान हंस यादव और मुन्ना यादव ने ट्रैफिक जवानों पर हमला किया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक पहली तस्वीर उस वक्त आप देख रहे हैं जब ट्रैफिक पुलिस से दोनों ये आरोपी उलझे थे, और अब दूसरी तस्वीर देखिए कि इन्हें चला भी नहीं जा रहा है और सड़क पर परेड पुलिस ने कराई, सबक सिखाने की कोशिश की है। गंभीर रूप से देखिए रोहित गंजू जो जवान थे वो घायल हो गए थे जब इन्होंने हमला किया था। तो घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी की गई है और सबक सिखाने का काम हुआ है। गिरफ्तारी हो गई है पहचान के बाद। 2 अभियुक्त जो हैं वो लातेहार बाकी थाना क्षेत्र पलामू के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त जो है वह लातेहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मुन्ना यादव जो है वो ऑटो चालक है। दूसरा अभियुक्त जो है हंस यादव उसका भाई है और तीसरा उसका मित्र है। इन तीनों ने मिलकर पुलिस वाले के साथ मारपीट किया था। वो लोग छुपने के लिए भी सारा जुगत अपनाए थे, यहाँ तक कि इस राज्य से बाहर भागने की तैयारी में थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर नजर डालेंगे। झारखंड ओडिशा सीमा पर ओडिशा के केबलांग थाना क्षेत्र में हुए विस्फोटक लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। माओवादियों के मददगार और घटना के मुख्य सहसाजिशकर्ता जॉर्ज मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 मई को माओवादियों ने विस्फोटक लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। माओवादियों के द्वारा अंजाम दिए गए विस्फोटक लूटकांड की घटना की एनआईए भी जांच कर रही है और इसके साथ ही झारखंड ओडिशा दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बल इस घटना के बाद उस क्षेत्र में विस्फोटकों की बरामदगी के लिए ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें झारखंड ओडिशा सीमा क्षेत्र के पास से अब तक बताया जा रहा है कि कुल 3,811 किलोग्राम लूटा गया विस्फोटक बरामद हो गया है। और वहीं झारखंड में विकास की रफ्तार में ग्रामीण क्षेत्र के भी तेज दौड़ने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने सच हैं, इसकी एक तस्वीर आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए और सुनिए झारखंड मंत्रालय से थोड़ी ही दूरी पर बसे एक गांव की पुकार, जहां बिजली के तार मौत बनकर झूलते दिखाई देते हैं। ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। झारखंड में विकास के दावों की रफ्तार में गांव कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। रांची में झारखंड मंत्रालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम प्रखंड का डुमरी अमरूद बागान गांव के लोग आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं से दूर इस गांव में एंट्री के साथ ही मौत झूलती हुई नजर आती है। पूरे गांव में कच्चे रास्ते के दोनों तरफ बांस के सहारे बिजली के तार मौत बनकर मंडरा रही हैं।
लोग बार बार बिजली ऑफिस भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। केवल कहा कि हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग 2021 से यहाँ पर बसे हुए हैं। ज़्यादा लोग, उससे पहले तो 18-19 से ही बस रहा है, लेकिन अभी जितना संख्या है 200-300 की आबादी है, हम लोग 21 से पक्का है। हाँ, तो गिरेगा। गिरेगा। हाँ, बंदे लोग को तो साथ लगना है बड़ी। हाँ। जब ये ठीक करोगी तब ना। तार जो है कि बांस से लाया गया है और ऐसे ही घिंचे हुए हैं। बरसात में बहुत दिक्कत होता है और बांस भी गिर जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि गांव के सभी घरों में बिजली का मीटर लगा है, बकायदा बिजली का बिल भी आता है, लेकिन अभी तक गांव में ना तो बिजली के पोल हैं और ना ही ट्रांसफार्मर लग पाए हैं। ग्रामीणों ने बांस के सहारे ही खुद अपने घरों तक बिजली पहुंचाई है। मीटर लगा हुआ है, बिजली का बहुत मुश्किल है। कभी कभी मैंने तार टूट जाता है और बांस लगा हुआ रहता है, उसका भी 6 महीने से ज्यादा चलता नहीं है। गया है। हाँ, घर में मीटर लगा है? हाँ लगा हुआ है मीटर, सबका घर में लगा हुआ है। बिजली बिल आता है? हाँ आता है। रात में हम लोग उठ के आते हैं लाइन जोड़ने के लिए। हम लोग इसे इतना समस्या, लड़कन के पढ़ने के लिए कितना दिक्कत हो रहा है। रोड नहीं है, पानी नहीं है। हो जाएगी, जान का भी जोखिम में आ जाएगी, इसलिए कि जब भी हवा आती है तब जो बांस का खंभा गाड़े हैं उस तो गिर जाता है। तो देखा आपने, ये उस गांव की तस्वीर है, राजधानी रांची की तस्वीर है, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दोनों जहां तक आपकी नजर जा रही है, गांव में आपको घर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ में दोनों ओर बिजली का खंभा है और झूलते हुए तार हैं। ऐसे में ग्रामीण बता रहे हैं कि बिजली विभाग में कई बार आवेदन दिया जा चुका है, बाकायदा बिल भी आ रहा है, नहीं है तो ट्रांसफार्मर, और हर दिन जो ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं खतरे के बीच गुजरते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है, लिहाजा जान जो है आफत में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात काजू किसानों की परेशानी की होगी। क्या आप जानते हैं कि बाजार में 1000 रुपए से अधिक कीमत में बिकने वाले काजू जमशेदपुर के जांगिया गांव में 70 से 80 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है। किसानों की मेहनत महज एक प्रोसेसिंग प्लांट के अभाव से बेकार जा रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। जमशेदपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर बसा गांव जांगिया। इस गांव की खासियत है कि गांव के चारों ओर बसे जंगल में करीब 25,000 से अधिक काजू के पेड़ हैं। एलिफेंट जोन के रूप में विख्यात इस इलाके में हाथियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जंगल से काजू का फल तोड़कर लाते हैं, उसे साफ कर घरों में सुखाते हैं। 1000 रुपए से अधिक कीमत पर बिकने वाला काजू यहाँ 70 से 80 रुपए में बंगाल के खरीदार लेकर जाते हैं और फिर उस प्रोसेस कर महंगे दाम में बेचते हैं। लोगों की एक ही मांग है कि इस इलाके में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। जंगल का एरिया जो है 5 से 6 किलोमीटर लेके है और इस जंगल में मोटा मोटी 15 से 20 हजार काजू का पौधा है। और इसमें किसान लोग जो गांव का साइड में जो लोकल किसान लोग है, किसान लोग आके हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन किसान लोग का प्रॉब्लम है कि वो लोग का अच्छा मार्केट नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग कुछ नहीं, बस ऐसे ही काजू तुलते हैं और इससे कम रेट में हम लोग देते हैं। और अगर हम लोग एक जगह यहाँ पर ज्यादा मिलते हो तो अच्छा होता है। जान जोखिम में डालकर काजू की खेती में जुटे किसानों की हालत में सुधार के लिए बीजेपी ने भी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की मांग की, ताकि न केवल किसान शोषण से बच सके बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सके। जो भी किसान और जो भी लोग जो है काजू चुनते हैं, काजू लगाते हैं और काजू से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सही जो है सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं है और ना ही उन लोग को प्रोसेसिंग प्लांट है जिसके चलते मूल्य उन लोगों को सही मिले। किसान को उम्मीद है कि इनका प्रोसेसिंग प्लांट बने जिससे ये यहीं पर अपने काजुओं को तोड़कर इसका प्रोसेसिंग करवा सके और उसके बाद जो है इसकी कीमत 700 से 1000 रुपये किलो इनको मिल सकते हैं। मगर अब देखना ये है कि सरकार इस पर कब तक विचार करती है, कब तक यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाता है जिससे किसानों को लाखों का जो नुकसान हो रहा है उसका फायदा सरकार किसानों को दे सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और वहीं राजधानी रांची में आरजेडी कार्यालय में संगठन चुनाव 2025-28 के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की स्क्रूटनी भारी हंगामे के बीच खत्म हुई है। इस दौरान दो प्रमुख दावेदारों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सदाकत हुसैन अंसारी के नामांकन रद्द कर दिए गए। अब मैदान में केवल विधायक संजय सिंह यादव बचे हैं जिनका नामांकन वैध पाया गया और इससे उनके एक बार फिर से झारखंड आरजेडी अध्यक्ष बनने का रास्ता लगभग तय हो चुका है। इस घटनाक्रम ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर पार्टी के भीतर विवाद भी खड़ा कर दिया, लेकिन औपचारिक रूप से संजय सिंह यादव का निर्विरोध चुना जाना महज औपचारिकता है। नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 19 जून को किए जाने की संभावना है। वो जांच का काम संपन्न हो गया। स्क्रूटनी में क्या हुआ गिरधारी जी? स्क्रूटनी में क्या हुआ? मात्र प्रत्याशी के नामांकन पत्र श्री संजय सिंह यादव का नामांकन पत्र वैध पाया। बाकी क्यों रद्द हुआ? बाकी रद्द क्यों हुआ? की भी बात आ रही है। अरे रद्द क्यों हुआ? बाकी रद्द क्यों हुआ? बाकी ये है कि बाकी लोगों के प्रस्तावक राज्य परिषद के सदस्य नहीं। जो नामांकन है और रद्द करने का काम किया। अभी पूरे राज्य परिषद का कहीं चुनाव नहीं हुआ है। राज्य परिषद का चुनाव नहीं हुआ है तो कैसे राज्य परिषद का लोग नाम देगा? इसीलिए ये जो चुनाव पर ये जो आज जो स्क्रूटनी हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है। अब आगे नहीं, पहले डिप्रेशन में ऑर्डर निकला है। क्या था ऑर्डर में? विधि व्यवस्था ड्यूटी करिए कि हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो कभी नहीं आते हैं भाई आप यहाँ? हर बार चुनाव में आते हैं। कोई भी चुनाव होता है ड्यूटी नहीं किया। शांतिपूर्वक रहा? हाँ, शांतिपूर्वक। और वहीं केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर रांची जिला महानगर बीजेपी की ओर से प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि देश ने हर सेक्टर में विकास किया। वहीं सीपी सिंह ने कहा कि देश के विकास के साथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के मामले में झारखंड की तस्वीर भी बदल रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप। और चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, प्राइवेट प्लेयर हो, वो उनका एक ही काम है, इंडिजिनस आत्मनिर्भरता। और अभी आप एयरपोर्ट देखें, एम्स देखें, आईआईटी देखें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो नहीं हुआ। तो हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं हो रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।